एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज पॉलिटी के आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल थ्योरी और फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है पॉलिटिक्स और समाज में चलने वाले आइडियाज़ और वैल्यू को समझाना। ये थ्योरी ये बताती है कि फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस जैसे कंसेप्ट सोसाइटी में कितने फॉलो हो रहे हैं। ये एनालाइज करती है कि क्या सरकारी इंस्टीट्यूशंस सही तरीके से काम कर रहे हैं या उनको और डेमोक्रेटिक बनाने की ज़रूरत है। इसका मोटिव क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का मेन एम है लोगों को रैशनल और इन्फॉर्म्ड बनाना ताकि वो पॉलिटिकल डिसीजन समझ सके और पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिव रोल ले सके। पॉलिटिक्स किसी भी सोसाइटी का इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, जैसे सांप की कोइल्स, मतलब सांप की कुंडली। ये एक मेटाफोरिकल है, एक रूपक तौर पर कहा गया है, मुसीबत का इशारा है। जिसके मुसीबत आती है हमारे सामने तो उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, उससे हमें डील करना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने इसको मुसीबत भी कहा है और इसे हमेशा रहने वाला भी कहा है। कोई भी समाज बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग के नहीं चल सकता। गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स, फॉरेन और एजुकेशन पॉलिसीज बनाती है जो हमारी ज़िंदगी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। हम भी पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं जब हम वोट देते हैं, रिलाइज ऑर्गेनाइज करते हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स का मेन काम है लोगों की नीड और एस्पिरेशंस को पूरा करना। सोसाइटी में पॉलिटिकल नेगोशिएशन का मतलब बातचीत। सोसाइटी में अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। इसी वजह से नेगोशिएशन और डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होता है। जब लोग अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए डिस्कशन करते हैं तो वो भी एक तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी ही होती है। पॉलिटिक्स का मेन एम सामाजिक विकास और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। पॉलिटिकल थ्योरी के इम्पोर्टेंट थिंकर। ये थिंकर पॉलिटिकल आइडिया को समझाने में मदद करते हैं। प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया है। रेशु, इन्होंने फ्रीडम को एक फंडामेंटल राइट माना है। कार्ल मार्क्स, इनका कहना था कि इक्वलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ्रीडम। महात्मा गांधी, इन्होंने स्वराज और असली फ्रीडम की बात की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के स्पेशल प्रोटेक्शन की बात की है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी संविधान, गवर्नमेंट और सोशल लाइफ के प्रिंसिपल को सिस्टमेटिकली समझाने में मदद करती है। ये फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म जैसे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करती है। रोल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू जैसे प्रिंसिपल का भी एनालाइज करती है। ये डिफरेंट फिलोसफर के आर्गूमेंट को स्टडी करती है और बताती है कि उनके आइडिया का क्या इम्पैक्ट रहा। रेशु, मार्क्स और गांधी पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन उनके आइडियाज़ ने दुनिया भर के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इससे? पॉलिटिकल थ्योरी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो ह्यूमन पॉलिटिक्स और सोसाइटी के कंसेप्ट को डीपली समझाने का मौका देती है। ये बताती है कि डेमोक्रेसी में हमारा रोल क्या है और हम सोसाइटी को बेटर बनाने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पहला है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी के इशू। भी हम पढ़ेंगे न्यू इंटरप्रिटेशन, नए व्याख्यान। और न्यू डायमेंशन एंड थ्रेट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी की इशू क्या है? फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी सोसाइटी के हर पार्ट में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन हर जगह एक जैसा नहीं होता। पॉलिटिकल इक्विटी हो सकती है, मतलब सबको इक्वल वोटिंग राइट मिल सकते हैं, लेकिन सोशल या इकोनॉमिक इक्वलिटी ज़रूरी नहीं होती। एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों वोट दे सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी को शायद उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए। कास्ट या पॉवर्टी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है,
चाहे पॉलिटिकल राइट सबके लिए बराबर हो। कुछ लोग अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें अच्छी एजुकेशन या जॉब नहीं मिलती उनके लिए फ्रीडम सिर्फ एक सपना बन जाता है। न्यू इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फ्रीडम के राइट नए कॉन्टेक्स्ट में नए तरीके से समझे जा सकते हैं। राइट टू लाइफ का इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने राइट टू लिवलीहुड भी माना है, मतलब रोजगार का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी एक नया कंसेप्ट है जो लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। फंडामेंटल राइट टाइम के साथ मॉडिफाई हुए हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू। न्यू डायमेंशन एंड थ्रेट ऑफ फ्रीडम। ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल एक्टिविस्ट के लिए हेल्पफुल है, जैसे वो ह्यूमन राइट या इन्वायरमेंट के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्रिमिनल्स और टूरिस्ट के लिए भी यूजफुल हो सकती है जो सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करती है। इंटरनेट के यूजर्स गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं चाहते, लेकिन उनको भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए रेगुलेशन की जरूरत लगती है। पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस। इक्विटी, फ्रीडम और जस्टिस की मल्टीपल डेफिनेशन होती है जो पॉलिटिकल थ्योरीज डिफाइन करती है। इक्वलिटी का मतलब सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होता, कभी कभी वीकर सेक्शन को स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी ज़रूरी होता है, जैसे रिजर्वेशन। इकोनॉमिक फेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि कोई भी इकोनॉमिक्स डिसएडवांटेज की वजह से एक्सप्लॉइट ना हो। पॉलिटिकल थ्योरीज एवरीडे इशू को डिस्कस करती है और सॉल्यूशन सजेस्ट करती है। रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम ABC डिफरेंट टारगेट ग्रुप के लिए पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पोर्टेंस। बी बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। सी एडवांटेज इन ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर। डिफरेंट टारगेट ग्रुप के लिए पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पोर्टेंस। पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, टीचर्स जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं, लॉयर और जज जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन और नए राइट्स के लिए डिमांड करते हैं। स्टूडेंट के लिए भी इनडायरेक्ट रिलेवेंस है क्योंकि फ्यूचर में इनमें से कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है। बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। हर सिटीजन को पॉलिटिकल आइडिया और इंस्टीट्यूशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सके। ग्राम सभा मीटिंग, ऑनलाइन वोटिंग या पब्लिक ओपिनियन पोल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्फॉर्म्ड और रीजनेबल बनाना जरूरी है। न्यू मीडिया के सभी तरीके से यूज करना भी पॉलिटिकल अवेयरनेस का पार्ट है। एडवांटेज इन ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर। पॉलिटिकल थ्योरी जस्टिस, इक्वलिटी और पॉलिटिकल डिबेट्स को सिस्टमेटिकली सिखाती है जो ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन और नेगोशिएशन में हेल्प करती है। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन और रीजनिंग स्किल डेवलप होती है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? पॉलिटिकल थ्योरी फ्रीडम, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डीपली समझाने का मौका देती है। इससे सिटीजन इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं जो एक बेटर सोसाइटी और गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीडम के बारे में, जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल रखने, खुद को एक्सप्रेस करने और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने से जुड़ी होती है। चलो इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन। फ्रीडम का मतलब है एक इंसान का अपनी मर्जी से जीना, अपनी विचार व्यक्त करना और बिना किसी ज़बरदस्ती या बंधन के अपने फैसले लेना। लेकिन समाज में रहने के लिए कुछ नियम और कानून भी ज़रूरत होती है। ये नियम सामाजिक सुविधा बनाए रखने के लिए होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि ये नियम इंसान की आज़ादी को ज़बरदस्ती ना रोके। आइडल ऑफ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बताया है कि कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के एपार्थाइड सिस्टम, जो ब्राउन और कालों को अलग अलग रखते हैं, के खिलाफ संघर्ष किया। साउथ अफ्रीका के काले लोग के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, उनको अलग अलग बस्तियों में बंद कर दिया गया और शादी का भी हक नहीं दिया। मंडेला और उनके साथियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई की वजह से ही उनको 28 साल तक जेल में रख दिया गया और बाद में उनको आज़ादी भी मिली। ऑन सन सू की
म्यांमार के लीडर थी जिन्होंने अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया ताकि वो अपने लोगों के साथ ना मिल सके। उन्होंने फ्रीडम को एक सामूहिक हक, कलेक्टिव राइट बनाया जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का भी होता है। फ्रीडम का मूल तत्व, एलिमेंट ऑफ फ्रीडम, अब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, रोक टोक की कमी। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ज़बरदस्ती ना हो तो उसे फ्री माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने फैसले लेने के लिए किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद के फैसले लेना। एक फ्री समाज वही होता है जिसमें कम से कम सोशल कंस्ट्रेंट, सामाजिक बाधा हो ताकि लोग अपने पोटेंशियल को पूरा डेवलप कर सके। एक्सप्रेस फ्रीली, आज़ादी का मतलब सिर्फ बंधन से छुटकारा नहीं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और कैपिटलाइज को खुलकर एक्सप्रेस करना, कैपेबिलिटीज़ को खुलकर यूज़ करना। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के नहीं जी सकता, लेकिन ये तय करना ज़रूरी है कि कौन से रिस्ट्रिक्शन ठीक है और कौन से नहीं। एक अच्छा समाज वही होगा जो लोगों सुविधाओं और रिश्तों को अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने दे। फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हर इंसान अपनी क्रिएटिविटी और स्किल को डेवलप कर सके। एक फ्री सोसाइटी वही होती है जो लोगों को अपने स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने का मौका दे बिना किसी अनावश्यक बंधन के। फ्रीडम वैल्यूबल इसलिए होती है क्योंकि ये ह्यूमन चॉइस बनाने और जजमेंट यूज करने का अधिकार देती है। स्वराज मतलब अपने रूल। स्वराज दो शब्दों से बना है। स्व मतलब सेल्फ, अपना, राज मतलब रूल, शासन मतलब है अपना शासन, अपनी मर्जी से जीना। इसका अर्थ हो सकता है कि खुद के ऊपर नियंत्रण रखना यानी कि अपनी मर्जी के मालिक होना। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में स्वराज एक महत्वपूर्ण डिमांड थी जिसमें लोग सामूहिक और सामाजिक रूप से आज़ादी मांग रहे थे। स्वराज का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि रूल ओवर द सेल्फ यानी अपने ऊपर खुद कंट्रोल रखना है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज 99 में बताया कि स्वराज का मतलब है खुद को सुधारना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंस्टीट्यूशन से आज़ादी मिलने की बात होती है जो लोगों को दबा कर रखते हैं। गांधी जी के मुताबिक इंसान और सोसाइटी दोनों मिलकर आज़ादी का मजा ले सकते हैं अगर जस्टिस, न्याय और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करें। सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स मतलब पाबंदियों के कारण कई तरीके से हमारी आज़ादी पर रोक लगाई जा सकती है। इसको दो बड़े सोर्स हैं। पावर ऑफ द रूलर ओवर द पीपल, कभी कभी रूलर, शासक लोगों पर रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियाँ लगाते हैं या यह तो फोर्स, बल से हो सकते हैं या लॉ, कानून के थ्रू। एग्जाम्पल, ब्रिटिश रूल में इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग रूलर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी एक अच्छा सिस्टम है। सोशल इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम या इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी की वजह से भी लोगों की आज़ादी लिमिटेड हो जाती है। अगर किसी सोसाइटी में गरीबी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग किसी पैसे वाले हैं तो सबको बराबर आज़ादी नहीं मिलती। नीड ऑफ कंस्ट्रेंट्स, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ पाबंदी, कंस्ट्रेंट्स जरूर होनी चाहिए वरना अनचाहे हो जाएंगे। अगर कोई भी बिना किसी नियम के जीने लगे तो सोसाइटी में गड़बड़ हो सकती है। लोगों में डिसरप्ट होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए लॉ और रूल की ज़रूरत होती है। सोसाइटी में वायलेंस कंट्रोल करने और शांति बनाए रखने के लिए कॉन्स्टेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। लिबरलाइजेशन, उदारवाद क्या है? लिबरलाइजेशन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट को सपोर्ट करती है। लिबरल मानते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है जब तक वो किसी और के नुकसान नहीं पहुंचाता। पर कुछ लोग कहते हैं कि पूरी आज़ादी देने से मोरलिटी और वैल्यू ख़त्म हो सकती है। आज के लिबरलाइजेशन वेलफेयर स्टेट का सपोर्ट करता है जिसमें गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। हराम प्रिंसिपल, नुकसान सिद्धांत, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी किताब में हार्म प्रिंसिपल दिया।
मिल ने 2 तरीके के एक्शन बताए। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, ऐसे एक्शन जो सिर्फ इंडिविजुअल को ही इफेक्ट करे और किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। एग्जाम्पल, अगर कोई अकेला स्मोकिंग करता है और किसी और को नुकसान नहीं होता तो उसका पर्सनल मैटर है। अदर रिगार्डिंग एक्शन, ऐसे एक्शन जो दूसरे लोगों को भी इफेक्ट करे। एग्जाम्पल, अगर कोई पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते हैं और दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है तो इस पर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। मिल का कहना था कि गवर्नमेंट को तभी इंटरफेस करना चाहिए जब किसी के एक्शन से दूसरे को नुकसान हो। अगर सिर्फ इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है तो उसके चॉइस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो इस प्रकार स्वराज का मतलब सिर्फ सेल्फ रूल है जो एक इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए ज़रूरी है। फ्रीडम के साथ कंस्ट्रेंट भी ज़रूरी होते हैं वरना सोसाइटी में चोस हो सकते हैं। लिबरलाइजेशन फ्रीडम को सपोर्ट करता है पर सोशल वेलफेयर के लिए कुछ रेगुलेशन की भी जरूरत होती है। हार्म प्रिंसिपल्स ये कहता है कि गवर्नमेंट तभी इंटरफेस करे जब किसी के एक्शन से दूसरे को नुकसान हो रहा हो। फ्रीडम जे मिल के मुताबिक किसी भी एक्ट को रोकने के लिए हार्म प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। मतलब अगर किसी के एक्शन से दूसरे को सीरियस हार्म हो रहा है तभी लॉ यूज कर रोक सकता है। मिनर हार्म, छोटी मोटी गड़बड़ों के लिए सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल होना चाहिए ना कि लॉ का फोर्स। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ही कंसेप्ट है जो कहता है कि रिस्ट्रिक्शन तभी होना चाहिए रीजनेबल हो, लॉजिक से जस्टिफाई हो सकते हैं, एक्सेसिव ना हो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, उस एक्शन के प्रोपोर्शन में हो, छोटी गलती के लिए बड़ी पनिशमेंट ना हो। अगर रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं होंगे तो फ्रीडम ख़त्म होने लगेगी। नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी ये फ्रीडम फॉर्म वाली लिबर्टी है। मतलब एक मिनिमम एरिया होना चाहिए जिसमें इंसान इनवॉल्यूबल हो, कोई उसकी फ्रीडम में इंटरफेस ना करे। इसमें नॉन इंटरफेरेंस इम्पोर्टेंट है। मतलब हर इंसान को एक ऐसी स्पेस मिलनी चाहिए जिसमें वो बिना किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के रोक टोक के अपनी मर्जी से जी सके। ये लिबर्टी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो जो चाहे कर सके बिना किसी ज़बरदस्ती के। पॉजिटिव लिबर्टी सकारात्मक स्वतंत्रता, ये फ्रीडम टू वाली लिबर्टी है। मतलब सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस से काम नहीं चलेगा बल्कि ऐसा इन्वायरमेंट भी बना होना चाहिए जो इंडिविजुअल को डेवलप करने का मौका दे। इसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी होती है ताकि लोगों को उनका पोटेंशियल डेवलप करने का मौका मिले। सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि सपोर्ट भी चाहिए ताकि इंसान अपनी फुल कैपेबिलिटी अचीव कर सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बात रखने की आज़ादी एक फंडामेंटल राइट है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा इनकॉन्शियस भी चलना पड़े तो चलेगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में 4 रीजन दिए हैं कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है, चाहे किसी की बात हमें फैल्स या मिसलीडिंग ही क्यों ना लगे। मिल के 4 एग्रीमेंट, कोई भी आइडिया 100% फॉल्स नहीं होता। हर गलत लगने वाले आइडिया में भी थोड़ी सच्चाई होती है। अगर हम उसे बैन कर देंगे तो वो सच का हिस्सा भी खो देंगे। सच खुद इमर्ज नहीं होते, सिर्फ ओपोजिंग व्यू के कन्फ्लिक्ट से सच सामने आता है। आज गलत लगने वाला आइडिया भी फ्यूचर में वैल्यूएबल हो सकते हैं। आइडिया का कन्फ्लिक्ट ज़रूरी है, ये सिर्फ पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी नॉलेज बढ़ाने का काम करेगा। सच भी एक टाइम के बाद चलने बन सकता है। अगर किसी आइडिया को चैलेंज नहीं करेंगे तो हम श्योर कैसे होंगे कि वो वाकई सच है। अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रूथ, सत्य का अनिश्चित होना। हमें कभी भी पूरी तरह श्योर नहीं होना चाहिए कि जो हम मानते हैं वो ही अनलिमिटेड ट्रूथ है। हिस्ट्री में कई ऐसे आइडिया थे जो पहले गलत लग रहे थे मगर बाद में सच प्रूव हो गए। अगर सोसाइटी हर अनएक्सेप्टेबल आइडिया को सप्रेस करेगी तो हो सकता है कि हम एक दिन किसी वैल्यूएबल नॉलेज से वंचित हो जाएं। व्यू ऑन बैनिंग, प्रतिबंध लगाने पर क्या विचार है। बैन लगाने एक हैबिट बन सकती है। अगर हम एक चीज़ बैन करेंगे तो धीरे धीरे और भी चीज़ें पर भी बैन लगने लगेगा। आखिरकार फ्रीडम को एक्सप्रेशन की ख़त्म हो जाएगी। इसलिए एक्सप्रेशन का फ्रीडम बचाने के लिए सोसाइटी को थोड़ा इनकन्वीनियंस भी चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये पूरा कंसेप्ट जी.एस. मिल के लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला आइडिया पर बेस्ड है। फ्रीडम का मतलब है अपनी मर्जी से डिसीजन लेना बिना किसी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन के, पर फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती। इसका मतलब ये भी है कि हमें अपनी एक्शन की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन,
क्या लग सकते हैं? एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, जब समाज, धर्म, संस्कृति या संस्कार कुछ चीज़ों पर बैन करती है, जैसे लॉ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करते हैं। सेल्फ इम्प्यूज रिस्ट्रिक्शन, जब हम खुद किसी वजह से रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे डिसिप्लिन फॉलो करना सक्सेस के लिए। फ्रीडम सिर्फ किसी के कंट्रोल से आज़ादी नहीं है, बल्कि हमें अपनी एक्शन के रिजल्ट भी एक्सेप्ट करने होते हैं। फेमस बुक्स रिलेटेड टू फ्रीडम, रामायण रिटोल्ड उब्रहे मेनन ने लिखी थी, रामायणा रिटोल्ड। सांतनिक वर्सेस सलमान रुशदी की नेवल है। फ्रीडम फ्रॉम फियर ओंग सैन सू की बुक है, जो म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल के बारे में है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला की ऑटोग्राफी है, साउथ अफ्रीका के एपेथ्रीट सिस्टम के खिलाफ संघर्ष। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है, जिसमें स्वराज का कंसेप्ट समझाया गया है। कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि नेल्सन मंडेला और ऑंग सान सू की बारे में। स्टेटमेंट है, नेल्सन मंडेला की ऑटोग्राफी ब्रो न्यू वर्ल्ड है। नेल्सन मंडेला की जो रियल फोटोग्राफी थी वो थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ब्रू न्यू वर्ल्ड एक नोवेल है जो अल्डोस हुक्सले ने लिखी थी। स्टेटमेंट 2 दे रखी इसमें, होंग सैन सू की ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी थी, ये भी गलत है। तो ये बुक नेल्सन मंडेला ने लिखी थी, ओंग सान सू क्यू नहीं। करेक्ट आंसर होगा डी, दोनों स्टेटमेंट गलत दी हुई है यहाँ पर। बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रीडम का बेस्ट डेफिनेशन क्या है इसमें से? फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन हटाने का काम करती है, गलत। ये नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है, पर ये पॉजिटिव लिबर्टी को इग्नोर करता है। फ्रीडम का मतलब है हर सोसाइटी और पर्सन के लिए अलग हो सकता है, थोड़ा सही है पर इनकम्प्लीट है। फ्रीडम का मीनिंग वेरी हो सकता है, पर इसका कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी होते हैं। सीधे रखा, फ्रीडम का मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हटाना नहीं, बल्कि ऐसे कंडीशन क्रिएट करना है जो लोगों की ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करे। ये बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हटा देना काफ़ी नहीं है। अगर लोगों के पास एजुकेशन, हेल्थ, रिसोर्स नहीं है तो वो प्रैक्टिकल फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फ्रीडम का मतलब किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना जीना है, ये भी गलत है। एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में कुछ रूल और लॉस जरूरी होते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी है, फ्रीडम का मतलब रिस्ट्रिक्शन का ना होना प्लस डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होना। स्वराज का कंसेप्ट है, स्टेटमेंट दी हुई है, स्वराज का मतलब कंप्लीट आज़ादी है, जैसे इंडिपेंडेंस, गलत। स्वराज सिर्फ ब्रिटिश से आज़ादी नहीं है, बल्कि खुद को डिसिप्लिन और सेल्फ रूल भी है। स्टेटमेंट 2 दे रखी है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंद स्वराज लिखा था, गलत। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी थी, जो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी। स्टेटमेंट 3 दे रखी है, स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम है, पर्सनल लिबरेशन नहीं, गलत। स्वराज पॉलिटिकल भी है और पर्सनल भी, गांधी जी के हिसाब से सही। स्वराज तभी पॉसिबल है जब लोग मोरली स्ट्रोंग हो, सेल्फ कंट्रोल हो। करेक्ट आंसर इसका 3 है, तीनों स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन इसका। फाइनल समरी, फ्रीडम का मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हटाना नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना भी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और हिंद स्वराज जैसी बुक फ्रीडम और सेल्फ रूल के स्ट्रगल को समझाती है। स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और मोरल वैल्यू का भी कंसेप्ट है। ये फुल कंसेप्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो इट।